इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ गया है। करीब 40-45 सालों में जो नहीं हुआ वो एलएसी पर हुआ है। भारत और चीन के बीच झड़प हुई है और इसमें दोनों तरफ कैजुअल्टीज की बात है। भारत के 3 सैनिकों के शहादत की खबर है। इस बीच चीन में भी वहां पर कैजुअल्टीज हुई हैं। ग्लोबल टाइम्स जो वहां का सरकारी अखबार है उसके एडिटर इन चीफ ने ट्वीट करके यह बात मानी है कि वहां पर जो झड़प हुई है उसमें चीन के सैनिक भी मारे गए हैं। ग्लोबल टाइम्स के रिपोर्टर ने कुछ देर पहले माना था कि 5 सैनिक मारे गए। अब एडिटर इन चीफ कह रहे हैं कि फिगर नहीं है लेकिन वहां पर कैजुअल्टीज हुई हैं, ये बात वो मान रहे हैं। और मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब इसमें कोई शंका नहीं कि वहां पर कैजुअल्टीज तो हुई हैं। वो रिपोर्टर कह रही है 5, एडिटर इन चीफ छुपा रहे हैं, हमारे सूत्र कह रहे हैं 10, हो सकता है आंकड़ा और बढ़े, अभी पता नहीं चल रहा, लेकिन कैजुअल्टीज हैं, यह बात कंफर्म है। सुशांत, लेकिन इससे पहले हम आपको इस बारे में जानकारी दें। अभी औपचारिक तौर पर जो इंडिया टीवी को बताया गया है कि राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे इस घटना के बारे में ब्रीफ किया है, मिनट टू मिनट डिटेलिंग के साथ। यहां तक कि ब्रिगेड कमांडर लेवल की पिछले 24 घंटे में क्या क्या गतिविधियां गलवान के इस पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 के बीच हुई, इस बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और खासतौर पर झड़प का जो मेन माइन्यूट डिटेल है वो दिया गया। कमांडिंग ऑफिसर के बारे में बताया गया कि उन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन चाइनीज पीएलए की तरफ से लगातार अग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश की और भारतीय सेना के जो जवान इस समय ऑन ग्राउंड मौजूद हैं इस एरिया में, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। यहां तक कि चाइनीज पीएलए के जवान काफी संख्या में थे जो करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे की तरफ गए थे, वो दोबारा से आगे की तरफ आए और फिर उन्होंने इस पूरे मोर्चे को आगे की तरफ अग्रेसिवली कवर अप करने की कोशिश की। और इस समय रक्षा मंत्रालय के जो सोर्सेज हैं हमें वो इस औपचारिक तौर पर बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक एक चीज अब ब्रीफ कर दी है, डिटेलिंग ब्रीफ कर दी है इस पूरे माइन्यूट डिटेल, खासतौर पे जिसमें जो यूनिट उस समय ऑन ग्राउंड में मौजूद थी, आखिर किस तरीके से इंस्टिगेट हुआ, और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए ने जो अपनी संख्या थी लोगों की, उसके साथ साथ जो पिक्चर्स हैं, जो डिटेल आई है उसके बारे में बताया गया। और यहां तक कि अब रणनीतिक तौर पर इस पे पूरी जिम्मेवारी के साथ अब आगे का फैसला लिया जाएगा कि कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए या फिर इस मामले को पूरा डाइल्यूट किया जाए। और इसीलिए यह भी बताया गया कि त्रिशूल डिवीजन के जो जीओसी इस समय मौजूद हैं वो इस समय चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी पूरी डिटेल दे दी है। और दूसरा बड़ा इस समय का अपडेट यह है कि ग्लोबल टाइम्स के द्वारा औपचारिक तौर पर यह कहा गया, जिसका जिक्र हम लगातार ये कर रहे थे सुशांत, कि भारतीय सेना के हायर ऑफिशियल्स ने हमें इस बात को पुष्टि के तौर पर कहा था, कंफर्म कहा था कि कैजुअल्टी चाइनीज साइड पे भी हुई है। लेकिन कितनी कैजुअल्टी हुई है ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, जब तक बीजिंग ऑफिशियल फिगर अनाउंस नहीं करे तब तक। और इसीलिए ग्लोबल टाइम्स के चीफ रिपोर्टर ने साइऑप्स के तौर पर एक फिगर फ्लोट किया और फिर उसके बाद ग्लोबल टाइम्स ने इसे पीछे लेते हुए अब इस बात को कहा है कि चाइनीज साइड पे भी कैजुअल्टीज हुई है और गलवान घाटी पे हुई है। तो ये अभी तक के 2 बड़े अपडेट हैं सुशांत, जो ये बिल्कुल साफ तौर पे बताता है कि चाहे गोली चले या ना चले, पत्थर चले या ना चले, लेकिन जो कैजुअल्टीज हैं 1975 के बाद की ये पहली बैटल कैजुअल्टी है जो कि इस समय जो पीस था। बड़ी बात यह है कि भारत ने सेना के वहां पर डटकर जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और कैजुअल्टीज चीन की तरफ भी भारी कैजुअल्टीज हुई हैं। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वहां चीन में भी कई सैनिक मारे गए हैं। और ये बात मैं आपको ये भी बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम प्रधानमंत्री मोदी से बात की है, जैसा मनीष अभी बता रहे थे। 15 से 20 मिनट ये बातचीत चली है और रक्षा मंत्री ने एक एक डिटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है कि वहां क्या हालात हैं, वहां क्या हुआ है और इस वक्त की क्या स्थिति है। हमारे साथ जीडी बख्शी, जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। एलएसी पर जो हो रहा है, आपका एनालिसिस क्या है इसको लेकर? देखिए साहब, मेरा एनालिसिस बहुत सीधा और साफ है। ये आज कैजुअल्टी हो चुकी है, आप समझ रहे हैं साहब। एक कर्नल के घर और बन जाएंगी। दिस इज नॉट बिजनेस एज यूजुअल। कि वहां भी कैजुअल्टी हुई है, वेल हुई होगी जरूर। हमारे लड़के जब ऐसी घुसपैठी में आते हैं तो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा अब कहना है कि जहां जाने जानी शुरू हो गई हैं, अब हमको फौज को एक तरीका लड़ने का सिखाया जाता है। फौज कोई पुलिस फोर्स नहीं है कि वो लाठी डंडे से लड़े। फौज के पास हथियार है, फौज को ट्रेनिंग है उनको
चलाने की, और आई थिंक अब हमको टैक्टिकल होना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज का तमाशा, ये रोज का मजाक अब बहुत ज्यादा हो चुका है। और नॉर्मली ऐसी हालात में ये दिल्ली के दर्जे पे फैसले नहीं लिए जाते, ये वहां के लोकल ट्रूप्स को डेलीगेट किया जाता है कि जैसा वहां के लोकल कमांडर जिनकी जान लाइन पे है वो फैसला लें और कार्रवाई करें। हर आप चीज ये कह रहे हैं हालात ऐसे हो गए कि अब तो गोली चलेगी, बोलेंगे बिना उसके मामला नहीं सुलझेगा। बिल्कुल, मतलब ये कोई तमाशा है क्या? देखिए साहब, अभी तक तो चलिए केवल चोटें लग रही थी ना, अब आपके 3 जो है लोग शहीद हो चुके हैं, एक कर्नल, 2 आपके जवान। आप क्या कहेंगे? बिजनेस एज यूजुअल, कोई फर्क नहीं पड़ता? कुत्ते हैं क्या? क्या है मतलब? क्या है मतलब? अरे आपके वो एक कर्नल, 2 जवान शहीद कर दिए। नहीं, इट कैनॉट बी बिजनेस एज यूजुअल। अब बड़ा क्लियर मैसेज देना पड़ेगा साहब, अगर अगली बार ऐसी चुलबुली हुई तो गोली चलेगी। प्लीज। एक चीज आप बहुत स्पष्ट कह रहे हैं सर, गोली चलेगी, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, लेकिन भारत का जो रुख रहा है कि उधर से कुछ होगा तो हम जवाब देंगे, अभी भी हम उधर से कुछ होगा तब जवाब देंगे, या हम मैसेज देंगे कि ये स्थिति बर्दाश्त नहीं होगी? देखिए साहब, ऐसा है कि मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। मैं नाथुला में एक इंच चला हूं जहां पे 67 का क्लैश हुआ, तब भी धक्का मुक्की होती थी, ठीक है साहब। और उस धक्का मुक्की में एक जो सीनियर चाइनीज पॉलिटिकल ऑफिसर था, आम्बान जिसको बोलते हैं, वो उसको चोट लग गई। उसने एकदम अपने जवानों को आदेश दिया, पीछे हटो, छोड़ो ये धक्का मुक्की। वो अपने अपने बंकरों में गए, उनके लूप होल खोले और अपनी मशीन गने लेके बैठ गए कि पीछे हटो नहीं तो हम फायर खोल रहे हैं। हमारे जवानों को धक्का मुक्की की आदत थी। अब बड़ी जो है असमंजस हो गया उस बेचारे मेजर साहब के लिए, जो वहां पे तार लगवा रहा था खुले में, कि साहब लड़कों ने उनकी तरफ देखा, साहब क्या करें? उसने बोला नहीं नहीं करे जाओ, तार लगाए जाओ, कुछ नहीं होगा, नहीं फायर खोलेंगे। उन्होंने फायर खोला, 50 मार दिए इंक्लूडिंग मेजर साहब। अब आप क्या चाहते हैं? 50 की लाश? 50 की लाश चाहते हैं? ये क्या हो क्या रहा है साहब? हमें तो समझ नहीं आ रहा। दिस इज नॉट द वे एन आर्मी फाइट्स। आर्मी के तौर तरीके हैं, वो प्लीज ना बिगाड़े जाए, वो प्लीज ना बिगाड़े जाए। लेट द आर्मी फाइट, लेट द आर्मी डू व्हाट इट हैज टू डू। जनरल अस्थाना भी हमारे साथ है सर, आपका मैसेज बहुत क्लियर है, आर्मी का अपना तरीका हैंडल करने का, और वहां और लाशें गिरने का इंतजार नहीं किया जा सकता। वहां पर उनको बताना होगा कि भारत का स्टैंड क्या है। जनरल अस्थाना जी सर, मैं इस पर आ रहा हूं। जनरल अस्थाना भी हमारे साथ हैं। एक और बड़ी खबर जो हम दर्शकों को दे रहे हैं लगातार, कि रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है कि वहां पर हालात क्या है, इसकी जानकारी दी है। 15 से 20 मिनट उनकी बातचीत चली है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हैं। विजय लक्ष्मी, क्या पता चल रहा है? देखिए, यही पहले आज रक्षा मंत्री ने जो है वो एक मीटिंग की थी फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और उसके अलावा तीनों चीफ के सेनाओं के चीफ के साथ और सीडीएस के साथ मीटिंग की थी। अभी उन्होंने ब्रीफ किया है, ये जानकारी सूत्रों से हमें आ रही है प्राइम मिनिस्टर को, और पूरी चीज जो है वो बताई है कि कहां पर क्या चीजें हैं। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो आ ही रही है। चाइनीज एफएम का फॉरेन मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट जो है वो आया है। तो पूरे इस सिचुएशन पर ब्रीफ किया है रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को। इस तरह की खबरें जो हैं वो सूत्रों से अभी फिलहाल सुशांत आ रही हैं। ठीक है जनरल अस्थाना, आपके हिसाब से जो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है, ये और लाशें गिरने का इंतजार करने का वक्त नहीं है, वहां गोली चलने की नौबत आ गई है। जनरल अस्थाना। हाँ, मेरा इसमें मानना यह है कि एस्केलेशन डायनेमिक्स में जो जिसे बोलते हैं, जब एक बार कन्फ्रंटेशन हो जाता है या एक बार स्टैंड ऑफ हो जाता है, तो उस स्टैंड ऑफ में नेक्स्ट स्टेप पर जाना और किस तरीके से नेक्स्ट स्टेप पर जाया जाएगा, इसके बारे में सोच विचार कई स्टेप सोचने पड़ते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जहां तक अगर इसको डिस्पैशनेटली बिना रेटोरिक के सोचा जाए, अभी एज ऑफ टुडे ये मिसयूज है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर का चीन की तरफ से। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के मुताबिक गोली नहीं चलनी चाहिए, तो उन्होंने क्या करा कि गोली नहीं चलाई, और गोली से कम लेवल पर उन्होंने वो डंडे वगैरह जो लेकर आए हैं वो
उससे लड़ाई शुरू करी। हमारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत हिम्मत से, मेहनत से और उनका सामना किया है और उनकी भी उतनी ही धुनाई करी है जितना कि बल्कि जितनी हमारी नुकसान हुआ है, हमसे कहीं ज्यादा नुकसान उनका हुआ है, जैसे कि खबर आ रही है और जैसे कि ग्लोबल टाइम्स मान रहा है। हालांकि वो लोग कैजुअलिटीज कम मानते हैं, हमारे यहाँ तो कैजुअलिटी कभी किसी को छुपाई नहीं जाती है, इसलिए जाहिर है कि उनको कहीं ज्यादा नुकसान हुआ होगा और हिंदुस्तानी फौज ने जम के जवाब दिया होगा। गोली चलने का जहां तक सवाल है, अभी मेरे विचार से इसको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। जो लोग अभी डिसीजन मेकिंग लूप में हैं उनको सिचुएशन ज्यादा क्लियर होगी अभी हमारे हिसाब से। टीवी के ऊपर रेटोरिक ये बताना कि भाई अब हमारा नेक्स्ट स्टेप गोली होना चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि अगर गोली से नीचे वाले सारे स्टेप क्रॉस हो गए हैं तो नेक्स्ट स्टेप गोली होगा। बख्शी साहब, जब आप ये कह रहे हैं गोली चलनी चाहिए और अस्थाना साहब कह रहे हैं कि अगला कदम सोचकर ऐसी बातें कहनी चाहिए और गोली के बारे में सोचना चाहिए, आप वो अगला कदम सोचकर ये सुझाव दे रहे हैं? मैं सिर्फ अस्थाना साहब बड़े अच्छे मित्र हैं मेरे, मैं सिर्फ उनको इतना कहना चाहूंगा कि 37 साल मैंने भी धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। आप कब तक ऐसी सिचुएशन ऑफ एम्बिग्यूटी को चलते रहने देंगे? आपको क्लियर वार्निंग दे, सॉरी, द स्कोप फॉर एम्बिग्यूटी इज नाउ ओवर। लाशें गिर चुकी हैं, जर्नैल साहब बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको अब एक कर्नल, 2 जवानों के मरने का फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मेरे को पड़ता है, क्योंकि मुझे अपने पलटन की याद आती है। एक एक जान कीमती थी और एक कर्नल जब मरा है, इट इज अ बिग थिंग। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? एक कर्नल जब मरा है, इट इज अ बिग थिंग। फौज को एक तरीका ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू फाइट, राइट? फौज को आप एक डंडा फोर्स नहीं बना सकते फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, वो लड़ना भूल जाएगी, कल बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं सिर्फ अपने मित्र अस्थाना साहब को कहना चाहता हूं कि नाथुला में मैंने जाके पूरा स्टडी किया था, जहां पे हुआ था ये जो हादसा 1967 का, क्या हुआ था वहां पे। इसी तरह धक्का मुक्की हो रही थी और फिर धक्का मुक्की में उनके एक सीनियर अफसर, एक कर्नल को, एक जो उनका पॉलिटिकल अफसर था, उसको चोट लग गई, जो अम्बान था, राइट? उसको चोट लगी, उसने एकदम अपने जवानों को आदेश दिया, बंद करो ये धक्का मुक्की तमाशा, गेट बैक टू योर बंकर्स। वो अपने अपने बंकर गए, लूप होल खोले, मशीन गन और अपने जो है वो सब उन्होंने खोल दिए इनके ऊपर। इनको बोला हटो पीछे, नहीं तो हम फायर कर रहे हैं। अब ये बेचारे असमंजस में पड़ गए, साहब ये तो धक्का मुक्की का खेल है, ये तो मजाक है, एस्केलेशन 2 स्टेप सोच के करनी चाहिए। तो साहब वो सोचते रहे और वो जो मेजर साहब थे बेचारे ऑन ग्राउंड, उसने बोला नहीं हटेंगे पीछे, लगाते रहो तार। चाइनीज ने फायर खोला, हमारे मेजर साहब समेत 50 जवान वहां शहीद हुए, 50। अब आपको 50 के मरने की मौत है, जिसके पहले की आप फायर का आदेश देंगे, उसके बाद हमारी तरफ से भी फायर खोला। सो द डिसीजन टू टेक द एंटायर इनिशिएटिव इज इन चाइनाज हैंड। चाइना डिसाइड करेगा कि धक्का मुक्की की लड़ाई होगी, तो साहब रूल वो बना रहे हैं, धक्का मुक्की की ही लड़ाई होगी। चाइना डिसाइड करेगा अब मैं फायर खोलूंगा, इनके 50 मारूंगा, तो चाइना के हाथ में है वो इनिशिएटिव, हमारा तो कोई इनिशिएटिव है ही नहीं साहब। क्यों? मेरा सीधा सवाल क्यों? अस्थाना साहब, जाने भारतीय क्या सारे रूल्स चाइना डिसाइड करेगा? और क्या अगर जैसे आप दोनों 2 फौजी एक राय पे नहीं है कि वहां पर क्या एक्शन होना चाहिए, क्या इसी दुविधा से इस वक्त सरकार भी गुजर रही होगी? देखिए ऐसा है, मेरे विचार से ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक राय में नहीं है। प्रोफेशनल आर्मी का जो तरीका है वो तो गोली ही होता है, क्योंकि हम लोग डंडा नहीं इस्तेमाल करते, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। अगर एक आदमी ने अनप्रोफेशनल काम किया है, वो बात मैंने उसी मुताबिक आपको पहले ही मेरे विचार से क्लैरिफाई कर दी है। तो नेक्स्ट एस्केलेशन डायनेमिक्स में तो ये है ही कि गोली चलेगी, लेकिन सवाल इस चीज का है कि ये डिसीजन, क्या गोली चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए, हमें उनके ऊपर छोड़ना चाहिए जो अभी कुर्सी में है। हम टीवी के ऊपर रेटोरिक बढ़ा के और सबसे पहले एक क्या कहते हैं, एक ऑटोमेटिक एक सिचुएशन जो सर देखिए यहाँ पर भी 2 बातें हैं। जनरल बख्शी कह रहे हैं कि उन पर छोड़िए जो वहां पर बॉर्डर पर तैनात हैं, वो फैसला लें गोली चलनी है कि नहीं। आप कह रहे हैं कि जो यहाँ नेता बैठे हैं उन पर छोड़िए गोली चलनी है कि नहीं। ना
ये नेता और जो सीनियर अफसर हैं और जो आदमी ग्राउंड पर वहां पर काम कर रहे हैं, ये तीनों सेम ग्रिड पर हैं। आजकल वो कम्युनिकेशन का जमाना नहीं है कि आपस में बातचीत नहीं हो रही है। लास्ट मैन से लेके और ऊपर तक हर एक आदमी एकदम कम्युनिकेशन में होता है। मैं थोड़ा यंगर जनरेशन का हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं, आजकल हर एक टैक्टिकल एक्शन का स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन होता है। हर एक टैक्टिकल एक्शन को आप खुद। अच्छा, जीडी बख्शी साहब एक बात कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए उनको भी सर। जी बोलिए बख्शी साहब। मैं जनरल अस्थाना मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये इंसिडेंट रात को हुआ है। रात से लेके अब तक क्या ये फैसला नहीं हो चुका कि क्या रिस्पॉन्स देना है, और क्या ये फैसला दिल्ली से आना चाहिए? नंबर 1, क्या ये खतरनाक नहीं हो सकता लॉस ऑफ इनिशिएटिव फॉरवर्ड एरिया में? क्या ये प्रॉब्लम आज शुरू हुई है? ये मई से चालू है साहब, ये मई से चालू है। अप्रैल में ये लोग आ गए थे। अब 1.5 महीना हो रहा है साहब, 1.5 महीने से ज्यादा, 2 महीने पे हो रहा है स्टैंड ऑफ के। अभी तक हमको नेक्स्ट 2, 3, 4 स्टेप का क्लियर नहीं है। दैट्स माय स्मॉल पॉइंट। ठीक है, जनरल अस्थाना मैं आपके पास आऊं उससे पहले मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मनीष, हमने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तो देखा, रक्षा मंत्री ने सेना को खुली छूट दी कि आप अगर उधर से गोली चलती है तो गोले गिनिए मत और चलाइए। चीन को लेकर, इस एलएसी को लेकर क्या अब भी सरकार का स्टैंड यही है कि वहां निर्णय उस बॉर्डर पर, उस एलएसी पर मौजूद फौजी ले कि उसको कैसे जवाब देना है? देखिए, आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ चीन को कंपेयर करना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा सुशांत। उसकी वजह है कि पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर अनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए आतंकवादियों को भेजता है। करीबन 2030 से भी ज्यादा सीजफायर वायलेशन इस साल में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कर चुका है और लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो अंदर भी प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। अब वो चाइना के अगर आप कंपेयर करते हैं तो चाइनीज का आप ये समझ लीजिए माइंडसेट, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यह बात बिल्कुल सच है कि 1975 के बाद कभी भी यहां पर कोई कॉम्बैट कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन इस बार ऐसा हो जाना, क्योंकि भारत और चीन के जो रिश्ते सुधर रहे थे। आपको वुहान समिट याद होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग मिले थे, तो उस दौरान भी बहुत ही एक पॉजिटिव नोट पर वो पूरा बॉर्डर मैकेनिज्म शुरू हुआ था। और 2017 में उसके बाद जब ईस्टर्न लद्दाख के पेंगोंगसो के इलाके में पत्थरबाजी के विजुअल्स आए चाइनीज पीएलए के द्वारा, तो उस दौरान उसको बिल्कुल डाइल्यूट और सुलटाया गया। उसके बाद डेमचौक, चुमार, डीबीओ, इन अलग अलग फ्लैश पॉइंट यानी नाकुला, डोकलाम, ये सभी एरियाज को बहुत ही आसानी से लेकिन मनीष, एक चीज हमें ये भी याद रखनी होगी जब हम चीन और पाकिस्तान के कंपैरिजन की बात करते हैं। पाकिस्तान हमारे यहां आतंकी भेज रहा है, हमको डिस्टेबलाइज कर रहा है, वो जो करता है वो दिखता है। चीन जो करता है वो परोक्ष तौर पे करता है, वो उस देश को बढ़ावा देता है जो हमारे यहां आतंकी भेज रहा है। हम उस आतंकी पर बैन लगाना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशन में उसमें अड़ंगा खड़ा करता है। अगर हम यूनाइटेड नेशंस में कुछ करना चाहते हैं, एफएटीएफ में बैन लगवाना चाहते हैं पाकिस्तान पर, तो वहां पर अड़ंगा खड़ा करता है। और जो बॉर्डर पर कर रहा है एलएसी पर मई से, जैसा बख्शी साहब कह रहे हैं, वो भी सबके सामने है। सुशांत, बिल्कुल सही बात है और यही वजह है कि जो भारतीय सेना के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो लगातार इस चीन की इस हरकत को मॉनिटर करते आए हैं और अग्रेसिवली जवाब देते आए हैं। फायर ना होना। अच्छा मनीष, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, आपका जवाब हम लेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। लौट रहे हैं, इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं।